लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। ये जगह थी कलकत्ता और साल था 1887। मटिया बुर्ज इलाके में एक 65 साल के आदमी ने आखिरी सांस ली। पूरे इलाके में मातम छा गया। लेकिन अगले दिन जो हुआ वो किसी साउथ मूवी के हीरो के सीन जैसा था। क्वीन विक्टोरिया की ब्रिटिश आर्मी, जिसने आधी दुनिया पर कब्जा कर रखा था, उसके सैनिकों ने उस बूढ़े आदमी के सम्मान में अपने हथियार उल्टे कर दिए। सेना के बैंड ने शोक की धुन यानी डेड मार्च बजाई। लोगों की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। अब ये सब सुनकर आपको लगेगा कि ये कोई ब्रिटिश जनरल रहा होगा, लेकिन ये एक भारतीय इंडियन था। भारत का वो नवाब जिसे अंग्रेज भारत में सबसे ज़्यादा पेंशन देते थे। हर साल ये शख्स 12 लाख रुपए की पेंशन पाता था। आज के हिसाब से आप वैल्यू निकालोगे तो दिमाग सुन्न हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि एक हारे हुए निर्वासित आदमी को अंग्रेज इतनी रकम दे क्यों रहे थे। यह कहानी है अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की। आपने अक्सर इतिहास में पढ़ा होगा कि वाजिद अली शाह बहुत अय्याश राजा थे, जिन्होंने नाच गाने में अपना पूरा राजपाट गंवा दिया। आपने ये कहानी भी सुनी होगी कि जब अंग्रेज इनको पकड़ने आए तो इनके नौकर भाग गए और इन्होंने अपने हाथ से जूते नहीं पहने, जिसकी वजह से ये भाग नहीं पाए और अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या वाजिद अली शाह की पर्सनैलिटी बस इतनी सी है, या फिर कहानी कुछ और ही है जो अय्याशी के नैरेटिव के आगे लोगों को पता ही नहीं चलती। अगर वाजिद अली शाह इतने ही अय्याश और इतने ही कमज़ोर नवाब थे तो अंग्रेज़ उन्हें अपनी ही महारानी के प्रिवी पर्स से ज़्यादा, यानी क्वीन विक्टोरिया के प्रिवी पर्स से ज़्यादा पेंशन क्यों दे रहे थे। क्यों वाजिद अली शाह कभी नवाब बन ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी वो नवाब बन गए। आज मैं आपको उन नवाब की कहानी सुनाऊंगा जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे लखनऊ की तहजीब को गढ़ने में। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये रही कि उनके रोल को आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो मेरे शहर के आखिरी नवाब की ये पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नवाब वाजिद अली शाह ने साल 1847 में अवध की गद्दी संभाली। तब वो 26 साल के थे। लेकिन कहानी इस साल से शुरू नहीं होती। असल मायनों में नवाब वाजिद अली शाह अपनी फैमिली ट्री के हिसाब से कभी नवाब बन ही नहीं सकते थे। वाजिद अली शाह के ख़ानदान के ट्री को देखें तो टॉप पर थे अवध के चौथे राजा और वाजिद अली शाह के पिता अमजद अली शाह। नवाबों में नियम था कि गद्दी सबसे बड़े बेटे को मिलेगी। अमजद अली शाह के सबसे बड़े बेटे वाजिद अली शाह नहीं थे, बल्कि मुस्तफ़ा अली ख़ान थे। लेकिन जब हक मुस्तफ़ा का था तो गद्दी वाजिद अली तक पहुंची कैसे? इस सवाल का जवाब है महल की वो साजिशें जो पर्दे के पीछे रची जाती हैं। मुस्तफ़ा अली ख़ान का जन्म रजा की एक उपपत्नी यानी कॉन्क्यूबाइन से हुआ था। इसके उलट वाजिद अली शाह की माँ थी मल्लिका किश्वर। इन्हें जनाबे आलिया कहा जाता था। मल्लिका किश्वर राजा की मुख्य पत्नी थी। दरबार में इनका रसूख इतना था कि सत्ता इधर से उधर इनके एक इशारे पर हो जाती थी। इन्हीं मल्लिका ने अपने बेटे के लिए एक ऐसी बिसात बिछाई कि दरबार में मुस्तफ़ा रातों रात दिमागी रूप से कमज़ोर और अयोग्य घोषित हो गए। लेकिन अभी एक और पेंच था। खुद राजा अमजद अली शाह और बेगम को भी लगता था कि राजकाज चलाने के लिए वाजिद अली शाह की जगह उनका एक और छोटा बेटा यानी जनरल साहब माने सिकंदर हशमत से ज़्यादा काबिल है। लेकिन नियम और दरबार के राजनीतिक दबाव के आगे छोटे बेटे को गद्दी नहीं दी जा सकती थी। माँ के भारी राजनीतिक प्रभाव और बड़े भाई को अयोग्य साबित कर देने के बाद 6 जून 1842 को राजा अमजद अली शाह ने मुस्तफ़ा को पूरी तरह दरकिनार किया और वाजिद अली शाह को अपना वली अहद यानी क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया। इस तरह 1847 में जब पिता की मौत हुई तो वो लड़का अवध का 11वां नवाब बना, जो कभी इस गद्दी की पहली पसंद था ही नहीं। लेकिन क्या वाजिद अली शाह में वो काबिलियत थी कि वो अवध की गद्दी संभाल पाएँ? इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अवध के भूगोल को समझना होगा। ये रियासत क्षेत्रफल में स्कॉटलैंड से भी छोटी थी, लेकिन बात जब इकॉनमी और आबादी की आती थी तो अवध बड़े बड़े साम्राज्यों को टक्कर देता था। उस समय अवध की कुल आबादी करीब 1 करोड़ थी। यह आंकड़ा उस वक्त की दिल्ली की आबादी से लगभग 2 गुना था। लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं रह गया था, बल्कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा और संपन्न सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था।
यहाँ के बाज़ारों में दुनिया भर का सामान बिकता था और यहाँ के खजाने में इतना पैसा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखें चौंधिया जाती थी। उधर वाजिद अली शाह भी कोई आम राजा थे नहीं, बेहद कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल नवाब थे वो। एक खांचे में उनको रख पाना लगभग इम्पॉसिबल काम है। एक तरफ जहां ब्रिटिश ऑफिसर्स अपनी डायरियों में युद्ध की नीतियां लिख रहे थे, वहीं वाजिद अली शाह बहारे इश्क जैसी महान रचनाएं लिख रहे थे। उन्होंने अपने महल में परी खाना नाम से एक बहुत बड़ा म्यूजिक स्कूल खोल रखा था। इसमें एडमिशन लेने वाली लड़कियों को परी कहा जाता था। उसमें अपने टाइम के कुछ माहिर उस्ताद संगीतज्ञ भी मुलाजिम थे जिनसे लड़कियां तालीम लेती थीं। खुद वाजिद अली शाह भी सीखते थे यहाँ पर। परी खाना उसी जगह पर बना था जहाँ 1878 में कैनिंग कॉलेज बना और आज जहाँ पर संगीत का मशहूर भातखंडे महाविद्यालय है। अगर आप लखनऊ से हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपने ये जगह देखी है कि नहीं। नवाब खुद कथक नृत्य और ठुमरी गायन के बड़े जानकार थे। उनको बचपन से ही ज़मीन पर पैरों से ताल देने की आदत थी। मिर्ज़ा अली अज़हर अपनी किताब किंग वाजिद अली शाह ऑफ अवध में लिखते हैं, उनकी इस आदत से उनके एक उस्ताद इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने उनके सिर पर इतनी ज़ोर से मारा कि उनके कान की सुनने की ताकत हमेशा के लिए चली गई। लेकिन इसके बावजूद कला के प्रति उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। उनके दरबार में श्री कृष्ण की लाइफ पर बेस्ड नाटकों का बहुत बड़े लेवल पर मंचन होता था। 1843 में उन्होंने कृष्ण के जीवन पर आधारित एक नाटक का मंचन किया जिसमें उनकी 4 पत्नियों ने गोपियों की भूमिका निभाई थी। उस दौर में जहां हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के बीच एक दूरी होती थी, वाजिद अली शाह के नाटकों में इन दोनों कल्चर्स का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता था। वो एक ऐसा समाज बना रहे थे जो कला और संगीत के जरिए आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन इसी कला और संस्कृति के उनके लगाव को एक हथियार बना लिया गया। ब्रिटिश इतिहासकारों और उस वक्त के अंग्रेज अधिकारियों ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि अवध का नवाब तो सिर्फ औरतों के बीच घिरा रहता है और उसे राजकाज की कोई फिक्र नहीं है। यहीं से उनकी अय्याशी की कई कहानियां भी गढ़ी गई। लेकिन क्या सचमुच वाजिद अली शाह सिर्फ एक अय्याश नवाब थे? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा रिसर्चर और इतिहासकार शकील सिद्दीकी से। शकील सिद्दीकी बताते हैं कि जिन नवाब को रंगीले पिया कहकर बदनाम किया गया, वो इंसान असल में धार्मिक नियमों का बहुत सख्त पाबंद था। नवाब ने बिना विधिवत विवाह किए कभी किसी स्त्री से संबंध नहीं बनाए। वो असल में शिया मत के मुताह यानी अस्थायी विवाह के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। इस नियम के तहत वाजिद अली शाह ने अपनी सभी बेगमों को संबंध विच्छेद यानी तलाक का कानूनी अधिकार दे रखा था। यही नहीं, तलाक के बाद उनके गुजारे के लिए हैसियत के हिसाब से एक तय मासिक राशि यानी मेहर का भी कानूनी प्रावधान किया गया। इतिहासकार मानते हैं कि यह तत्कालीन समाज की तुलना में एक बहुत ही प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव सोच थी। लेकिन अंग्रेज़ों को नवाब की ये खूबियाँ दुनिया को नहीं बतानी थी। उन्हें एक ऐसा बहाना चाहिए था जिससे वो इस सोने की चिड़िया यानी अवध को अपने पिंजरे में कैद कर सके। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि अंग्रेज़ों को अवध चाहिए क्यों था? इसका जवाब सिर्फ ज़मीन का लालच नहीं था। अवध बहुत ही संपन्न रियासत थी। अंग्रेज़ों के लिए ये किसी दुधारू गाय से कम नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत पर राज करने के लिए अवध की बेहद उपजाऊ ज़मीन को कब्जे में करना था। लॉर्ड डलहौजी इसके लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक खेल खेल रहे थे। अक्सर इस खेल की तरफ नज़रें कम जाती हैं। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाबों से अच्छा खासा कर्जा ले रखा था। इतिहास में इसे ऑफिशियल तौर पे द अवध लोन्स कहा जाता है। कर्ज की वजह थी कंपनी का अलग अलग फ्रंट्स पर जंग लड़ना, कभी पंजाब तो कभी अफगानिस्तान। इन सभी मोर्चों पर अंग्रेज़ी सेना जंग लड़ रही थी। अभी अंग्रेज़ भारत में बस सेटल हो रहे थे और उसके लिए पैसा बंगाल और अवध के कर्जे से आ रहा था। जंग में पानी की तरह बह रहे पैसे ने कंपनी का कर्जा इतना बढ़ा दिया कि ब्याज सहित वापस करना इसे इम्पॉसिबल हो गया। कंपनी के दिवालिया होने की नौबत आ गई। ऐसे में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बहुत ही खौफनाक फैसला लिया। कॉरपोरेट की भाषा में इसे हॉस्टाइल टेकओवर कहते हैं। जब आप अपने लेनदार का कर्जा नहीं चुका पाते तो बहुत आसान तरीका ये है कि लेनदार को ही बर्बाद कर दो। कुल मिलाकर कर्ज माफ़ करवाने का सबसे अचूक तरीका था कि वाजिद अली शाह को ही सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। अगर नवाब नहीं होंगे तो कर्ज किसी को देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं था। अंग्रेज़ों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अवध अपने आप में बहुत ही शांत और काफ़ी हद तक ताकतवर राज्य भी था। हालांकि बक्सर की लड़ाई में अवध के नवाब को हार मिली थी, लेकिन फिर भी अवध अंग्रेज़ों को टक्कर दे सकता था।
इसके साथ ही बिला वजह हमला करने से कंपनी की इमेज खराब होती और लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट भी जवाब मांगती। इसीलिए अंग्रेज़ों ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जो अंग्रेज़ों की इस डकैती को एक रेस्क्यू मिशन की तरह दिखा सके। यहीं से शुरू होती है अवध को हड़पने की एक प्लान्ड साजिश। इस साजिश की ज़मीन दशकों पहले ही तैयार हो चुकी थी। 1801 में ही लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध को सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि अपनाने पर मजबूर किया। इस संधि के तहत अवध की अपनी आज़ाद सेना भंग हो गई। अवध की सुरक्षा अंग्रेजी फौज के हवाले हो गई और इसका खर्चा भी नवाब को ही देना था। सालों बाद 16 नवंबर 1847 को नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग से मिलने कानपुर गए। गवर्नर जनरल ने अवध की स्थिति पर असंतोष प्रकट किया। शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए उन्होंने वाजिद अली को एक पत्र के जरिए 2 साल का टाइम दिया। फिर 2 साल बाद जनवरी 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नल स्लीमन और उनके बाद जेम्स आउटरम को अपना रेजिडेंट बनाकर लखनऊ भेजा। इन दोनों का असली मकसद एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना नहीं था। जेम्स आउटरम को खास तौर पर इसलिए भेजा गया ताकि वो नवाब के खिलाफ एक डैमेजिंग डोजियर तैयार कर सके। आउटरम ने नवाब की बीमारी का फ़ायदा उठाया, दरबार की गुटबाजी को और गहरा किया और नवाब की कल्चरल लाइफ को कुशासन बताकर अपनी वो कुख्यात रिपोर्ट लंदन भेज दी जिसने अवध की आगे की किस्मत लिख दी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अवध में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था। वाजिद अली शाह ने दस्तूर वाजिदी जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव दस्तावेज ज़रूर लिखा, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहा। ज़मीनी हकीकत ये थी कि ताल्लुकदार बेलगाम थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा भ्रष्टाचार से भी खोखला हो रहा था। नवाब का आर्ट से लगाव गलत नहीं था, लेकिन एक शासक का ज़मीनी पकड़ खो देना अवध की जनता पर भारी पड़ा। हालांकि यहाँ ये भी बता दूँ कि इन सब के बावजूद अवध के नवाब अवध के लोगों के बीच बहुत पॉपुलर थे। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। आगे आपको इसके बारे में और पता चलेगा। 17 फरवरी 1856 को जब डलहौजी के फरमान पर्वत का विलय हुआ तब नवाब के पास 60,000 की फौज थी, लेकिन उन्होंने बिना लड़े हथियार डाल दिए। इसे अक्सर उनका शांतिपूर्ण बलिदान बताया जाता है, लेकिन असल में ये एक मजबूर और प्रैक्टिकल फैसला था। नवाब बखूबी जानते थे कि उनकी सेना ऑर्गेनाइज नहीं है और आधुनिक ब्रिटिश तोप खाने के सामने वो टिक नहीं पाएगी। इस तरह अंग्रेज़ों ने एक साजिश के तहत अवध का विलय कर लिया। विलियम क्रुक नाम के एक ब्रिटिश लेखक ने अपनी किताब सॉन्ग्स अबाउट द किंग ऑफ अवध में उस दिन का मंजर बयां किया है, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। विलियम लिखते हैं कि जब जाने आलम यानी वाजिद अली शाह का काफिला कलकत्ता के लिए निकला तो बिना किसी अतिशयोक्ति के लखनऊ की हालत ऐसी हुई जैसे शहर की आत्मा ही निकल गई हो। शहर की कोई सड़क, कोई बाजार और कोई घर ऐसा नहीं था जो नवाब के विरह में दुखी ना हुआ हो। हज़ारों की तादाद में आम जनता रोते बिलखते हुए अपने राजा के रथ के पीछे कानपुर तक चली गई। उसी दौर में अवध के ग्रामीण इलाकों में एक लोकगीत बहुत तेज़ी से फैलने लगा। इस गीत में लाइंस थी, अंग्रेज़ बहादुर आइन मुल्क ले लीनो। ये गीत असल में उस जनता का दर्द और गुस्सा था जिसका राजा उनसे धोखे से छीन लिया गया। लखनऊ से विदा होते समय वाजिद अली शाह की आंखों में आंसू थे और उन्होंने एक बहुत ही मशहूर शेर पढ़ा था, वो आपने भी सुना होगा। दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। अब जाहिर है कि नवाब काफ़ी पसंद किए जाते थे जनता के द्वारा, नहीं तो कोई भी जनता एक जालिम शासक के निर्वासन पर इस तरह से विलाप नहीं करती। जनता का यह जुड़ाव साबित करता है कि नवाब अपनी प्रजा के दिलों पर ज़रूर राज करते थे। खैर, नवाब तो कलकत्ता चले गए और अंग्रेज़ों को लगा कि उन्होंने बहुत ही आसानी से अवध को जीत लिया है। उन्हें लगा कि अब उत्तर भारत पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि असली ख़तरा अभी टला नहीं था, बल्कि वो ख़तरा अब पनप रहा था। उन्हें नहीं पता था कि नवाब अपने पीछे लखनऊ में जो आग छोड़कर आए हैं वो बहुत जल्द ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाली थी। ये आग थी नवाब की पत्नी बेगम हज़रत महल। वाजिद अली शाह पानी के रास्ते 13 मई 1856 को कलकत्ता पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसकी वजह से वो अपना मुकदमा लड़ने लंदन नहीं जा सके। उनकी जगह उनकी माँ मल्लिका किशोर, भाई और बेटा लंदन रवाना हुए। इसी बीच अवध का जो गुस्सा दबा हुआ था वो ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। 1857 को वो ऐतिहासिक गदर शुरू हो गया। मेरठ से उठी चिंगारी जब लखनऊ पहुंची तो बेगम हज़रत महल ने कमान अपने हाथों में ले ली। बेगम हज़रत महल ने उसी अवाम और नवाब के उन्हीं 60,000 सैनिकों को संगठित किया जिन्होंने 1856 में हथियार डाल दिए थे।
उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसा खौफनाक विद्रोह छेड़ा कि ब्रिटिश अधिकारियों की रातों की नींद उड़ गई। उधर कलकत्ता में अंग्रेज़ों को शक हो गया कि इस पूरे विद्रोह के पीछे वाजिद अली शाह की मिलीभगत है। इसी शक के आधार पर 15 जून 1857 को अंग्रेज़ों ने बीमार वाजिद अली शाह को हिरासत में लिया और उन्हें फोर्ट विलियम के एक अंधेरे कमरे में नज़रबंद कर दिया गया। करीब 1 साल तक वो कैद में रहे। 9 जुलाई 1858 को जब विद्रोह पूरी तरह कुचल दिया गया तब जाकर उन्हें रिहा किया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उनका राजकाज छिन चुका था, उनका अवध उनसे हमेशा के लिए दूर हो चुका था। क्रांति के बाद नवाब को 12 लाख रुपए की सालाना पेंशन दी जाने लगी। ये पेंशन भारत के किसी भी रियासती राजा को उस दौर में मिलने वाली सबसे ज़्यादा पेंशन थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि अंग्रेज़ों की कोई मेहरबानी या सम्मान था तो आप भारी गलतफहमी में हैं। असल में ये अवध को बिना किसी स्थायी सिरदर्द के लूटने का एक राजनीतिक हश्मनी थी। जिस अवध सूबे से अंग्रेज सालाना करीब 3 करोड़ रुपए का राजस्व निचोड़ रहे थे, उसके बदले नवाब को सिर्फ 12 लाख रुपए का झुंझुना थमा दिया गया। उन्होंने एक बहुत बड़े खतरे को कलकत्ता के मटिया बुर्ज में हमेशा के लिए इनएक्टिव और नज़रबंद कर दिया गया। हालांकि वाजिद अली शाह ने यहाँ भी अपने कल्चर का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30 साल कलकत्ता के मटिया बुर्ज इलाके में बिताए। इस छोटे से इलाके में उन्होंने एक मिनी लखनऊ बसा दिया। उनके साथ करीब 7,000 लोग वहाँ रहते थे। उन्होंने फिर से कला और संगीत को जिंदा किया। एक बहुत ही मशहूर ठुमरी है, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, उसी दर्द की उपज थी जो वाजिद अली शाह लखनऊ छोड़कर कलकत्ता आए थे। वाजिद अली शाह को ये पूरा शासनकाल और उनका अंत आज भी इतिहासकारों के बीच एक खुली जंग का मैदान जैसा है। इतिहास को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नज़रिए हैं। एक तरफ वो कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है, जो पूरी तरह से स्लीमन की डायरी और रोजी जोन्स जैसी लेखिकाओं के हवाले पर टिका है। ये नज़रिया वाजिद अली शाह को सिर्फ एक अयोग्य, मनमौजी और विलासी शासक मानता है। इस नज़रिए के हिसाब से अवध का ब्रिटिश राज में विलय कोई धोखा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरत थी। लेकिन इसके ठीक अपोजिट जो भारत के आधुनिक संशोधनवादी इतिहासकार हैं, जैसे कि रुद्रांशु मुखर्जी, उनकी अपनी किताब अ बेगम एंड द रानी में और मनु पिल्लई अपने रिसर्च में एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। वो इसे इतिहास का सबसे प्लान्ड कैरेक्टर असैसिनेशन मानते हैं। तथ्य इस बात की गवाही देते हैं कि वाजिद अली शाह ने एक्चुअली सेना में सुधार किए थे। जस्टिस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने लिखित कानून बनाए थे। इतिहासकारों का ये वाला वर्ग एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछता है, जो राज्य आर्थिक रूप से उस वक्त दिल्ली और कई ब्रिटिश प्रांतों से ज़्यादा समृद्ध हो, जहाँ की जनता भुखमरी का शिकार ना हुई हो, वहाँ राज्य आखिर कुशासन का शिकार कैसे हो सकता है? शायद वाजिद अली शाह का असली अपराध उनकी प्रशासनिक अयोग्यता नहीं थी। उनका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि उन्होंने अंग्रेज़ों की कठपुतली बनने से साफ मना किया। वो अपनी एक स्वतंत्र सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना चाहते थे, जो अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी सोच को चुभ रही थी। उनका पतन हमें इतिहास का एक बहुत ही कड़वा सबक सिखाता है। ये साबित करता है कि जब एक ताकतवर सत्ता और उस दौर का मीडिया यानी रिपोर्ट्स और डोजियर एक साथ मिल जाते हैं तो वो किसी भी इंसान को विलेन बनाकर उसके अधिकारों और उसके राज्य का वैध रूप से अपहरण कर सकते हैं। सरकारें कई सालों से ये काम करती आई हैं। जब उन्हें किसी व्यक्ति से खतरा होता है तो उस व्यक्ति के अधिकारों को या उस व्यक्ति की जो सत्ता है, उसकी जो बातें हैं, उसको पूरी तरह से अवैध करार दे देती हैं। ऐसे कई किस्से आपके आसपास हुए होंगे। अगर आपको कोई पता है तो कमेंट करके बताइएगा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वाजिद अली शाह सिर्फ एक निर्वासित राजा नहीं लगते, वो एक ऐसे युग के प्रतीक लगते हैं जो तेजी से आ रहे क्रूर और साम्राज्यवादी सोच के सामने अपनी कला और इंसानियत को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उनका इतिहास कोई ब्लैक एंड वाइट कहानी नहीं है, बल्कि ग्रे एरियाज से भरा हुआ एक गहरा समंदर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।